Hello everyone, today we are going to study chapter 6 life processes. अब let's read. How do we tell the difference between what is alive and what is not alive? हमें डिफरेंस कैसे पता चलता है कि क्या जीवित है और क्या जीवित नहीं है. If we see a dog running or cow chewing cud or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. अगर हम देखते हैं कि एक गाय है जो च्यू कर रही है, एक मैन है जो लाउडली शाउट कर रहा है, या फिर एक डॉग है जो रन कर रहा है, तो आप कहते हो कि लिविंग है. वॉट इफ़ द डॉग इज एंड काउ और अ मैन इज एजलीप? अगर ये सब सो रहे हैं और कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तब हम क्या कह सकते हैं? तब भी हम यही कहेंगे कि ये अलाइव है, क्योंकि वी कैन सी दम ब्रीथिंग. हम उन्हें सांस लेते हुए देख सकते हैं. इससे हमें पता चलता है कि हाँ, दे आर अलाइव. हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? वी सी दैम. अब अच्छा, प्लांट्स की बात करें तो उनमें कैसे पता चलेगा कि वो अलाइव है? तो हम उनमें ग्रीन कलर देखते हैं, उसे देखकर हम कह सकते हैं कि दीज आर अलाइव. बट वॉट अबाउट कि अगर लीफ का कलर ग्रीन ना हो, अदर देन ग्रीन हो, तब क्या? दे ग्रो ओवर टाइम. वो ग्रो करते हैं, इससे पता चलेगा कि वो अलाइव है. Some will say, in other words, if we tend to think some sort of movement, either growth, मतलब इसका कहने का मतलब है कि अगर हम किसी तरह का मूवमेंट देखते हैं या ग्रोथ देखते हैं, तो हम कहते हैं कि वो चीज़ अलाइव है, जीवित है. बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव. प्लांट आपको ग्रो होते हुए तो दिख नहीं रहा है, वो चीज़ ग्रो होते हुए नहीं दिख रही है, लेकिन तब भी वो अलाइव है. एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट. कुछ एनिमल है जो अगर जब सांस लेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, मूवमेंट भी नहीं होगा, तब भी वो अलाइव है. सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ. तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपको मूवमेंट दिख रही है, थोड़ा बहुत आपको हिलना डुलना या जो भी प्रक्रिया है उसके कार्य हैं वो नहीं दिख रहे हैं, तो वो चीज़ अलाइव नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेक्ड आइज. अगर मूवमेंट बहुत हल्का फुल्का है, कई बार जैसे अमीबा वगैरह में आप देख लो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपको मूवमेंट नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको मूवमेंट दिखाई दे जाएगा. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल अब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब बहुत ही छोटी एक चीज़ समझ लो, बॉडी का या किसी भी पार्ट का कोई भी बहुत छोटा सा आप उसमें मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल नॉट बी विजिबल बाई नेक्ड आइज. बहुत ही छोटे स्केल पर अगर मूवमेंट होगा, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है, अमीबा वगैरह में देख लो, फंजाई वगैरह में, तो आपको नहीं दिखाई देगा विदाउट माइक्रोस्कोप. तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वो नॉन लिविंग है, दैट इज़ ऑल्सो लिविंग. अब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल, अब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बहुत ही छोटे लेवल का मूवमेंट है, तो ये आप नेक्ड आइज से नहीं देख पाओगे. इन दिस इनविजिबल मोलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, ये इस दिस इनविजिबल मोलिकुलर मूवमेंट, जो ये हल्का फुल्का जो भी मूवमेंट है, क्या ये लाइफ के लिए ज़रूरी है? क्या मूवमेंट ही सब कुछ बताएगा? इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, अगर हम बायोलॉजिस्ट वगैरह से पूछे ये क्वेश्चन, दे विल से यस, वो कहेंगे हाँ. इनफैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मोलिकुलर मूवमेंट. अगर मूवमेंट ही चाहिए किसी चीज़ को लिविंग बताने के लिए, तो वायरस क्यों नहीं किसी तरह का मूवमेंट दिखाते हैं? ये कॉन्ट्रडिक्शन है. और वायरस जो है हमारे अभी तक भी ये डिसाइड नहीं है कि ये लिविंग में आते हैं कि नॉन लिविंग में आते हैं, क्योंकि ये सिंगल सेल तो चीज़ होनी ही चाहिए लिविंग होने के लिए. इसके पास सेल वॉल नहीं होती है एक्चुअली. तो ये पड़ा है तो एक जगह पड़ा है, लेकिन जब ये बॉडी में किसी के एंटर कर जाता है तो तभी एक्टिव हो जाता है और इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है. वाई आर मोलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ? मोलिकुलर मूवमेंट क्यों चाहिए लाइफ के लिए, चाहे वो मोलिकुलर लेवल का हो, बहुत छोटे लेवल का हो. वी हैव सीन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स. हमने पहली क्लासेस में पढ़ा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है. मतलब पहले सेल होती है, फिर ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू सिस्टम बनता है, और फिर उससे आपका ऑर्गेन बनता है, ऑर्गेन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है जाके. तो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है. दे कैन हैव टिश्यूज, टिश्यू हैव सेल्स, टिश्यू होते हैं, टिश्यू के अंदर सेल्स होती हैं, सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन दैम. सेल के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस, आपकी बहुत सारी चीज़ें होती है
साइटोप्लास्ट हो गया, तो सेल के अपने बहुत सारे ऑर्गेन्स होते हैं। Ordered nature of because of effect of environment, this organized ordered nature of living structure is very likely to keep breakdown over a time। मतलब उसमें भी आपका जो because of the effect of environment, this organized ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over time। अब ये सारा स्ट्रक्चर भी जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है वो भी आपका रिन्यू होता है, मेंटेनेंस उसमें भी चलती रहती है, आपको पता भी नहीं चलता। और इन इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। और अगर ऑर्डर भी उसका ख़राब हो जाए तो भी ऑर्गेनिज्म हमारा अलाइव नहीं रहेगा। जो ऑर्डर में चीज़ें हैं वो रहनी चाहिए और वो मेंटेन होती रहनी चाहिए। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स। इसलिए लिविंग क्रिएचर्स जितने भी लिविंग थिंग है उन्हें मेंटेनेंस की रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, हर चीज़ मॉलिक्यूल से बनी है। मॉलिक्यूल एक बहुत छोटी आप यूनिट समझ लो। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल अराउंड ऑल ओवर द टाइम। नेक्स्ट है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं? द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे डू नॉट डूइंग एनीथिंग। जो मेंटेनेंस फंक्शन है वो गोइंग ऑन रहता है, चलता रहता है। वो भले वो सो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ प्रोसेस हमारी चलती रहती है। तो लाइफ प्रोसेस हमारा हो गया डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये सारे हमारे लाइफ प्रोसेस में आ गए। ये सारे चलते रहते हैं, हम भले कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर चलती रहती है जो कि लाइफ प्रोसेसेस कहलाती हैं। The process which together perform this maintenance job are life processes। ठीक है, since these maintenance process are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them। तो इन सब के लिए आपको एनर्जी की भी ज़रूरत है। जब कोई काम चल रहा है बॉडी में तो उसके लिए यू नीड एनर्जी। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। अब ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ऑब्वियसली फूड से मिलेगी। So there must be a process to transfer a source of energy from outside the border of the organism, which we call food। food चाहिए हमें। The process we commonly called nutrition। और उस food से हमें क्या मिलता है? nutrition मिलता है, जिससे कि हमारी बॉडी के सारे काम, सारे प्रोसेसेस, सारी लाइफ प्रोसेसेस चलती रहेंगी। If the body size of organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside। बॉडी ग्रो कर रही है तो और भी बहुत सारी चीज़ें आउटसाइड से चाहिए, नॉट ओनली फूड। Since life on Earth depends on the carbon-based molecules, most of these food sources are also carbon-based। तो अब लाइफ जो है अर्थ पर वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पर चलता है, तो मोस्ट ऑफ द फूड सोर्सेस उनमें कार्बन बेस्ड होते हैं। डिपेंडिंग ऑन complexity of these carbon sources, different organism can then use different kinds of nutritional process। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग न्यूट्रिशनल प्रोसेस है, डिपेंड करता है कार्बन सोर्सेज जो उसे मिल रहे हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरीड सिंस द एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to uniform source of energy। ये सारा बता रहे हैं कि किस तरह से बॉडी में बाहर आउटसाइड से आप ऑर्गेनिज्म जो भी कुछ लेते हैं फिर उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, अपनी बॉडी में यूज़ करते हैं एनर्जी का जो उससे मिलती है। इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गेन फॉर टेकिंग इन फूड। अब हमारे अंदर तो इन सब चीज़ों को करने के लिए एक पूरा सिस्टम है, ठीक है, डाइजेशन सिस्टम है हमारे पास तो, लेकिन हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन व्हाट अबाउट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो उनमें कैसे होता है? उनके पास तो कोई डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह है नहीं। नो स्पेसिफिक ऑर्गेन फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रिमूवल ऑफ वेस्ट, इन सब के लिए उसके पास तो कोई अलग से ऑर्गेन्स नहीं है।
बिकॉज द इंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। अब उनका जो इंटायर जो पूरा का पूरा जो उनका सिस्टम है वो पूरा इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, वो अंदर है। इनका पूरा सिस्टम किसके कांटेक्ट में, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में। बट what happens when the body size of the organism increases and the body design becomes more complex? In multicellular organism the cells may not be in direct contact, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होता मल्टीसेलुलर में ऑर्गेन्स बॉडी के सराउंडिंग के। सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दी पर वी इन्वायरमेंट के, इसलिए डिफ्यूजन मल्टीसेलुलर में नहीं होता। We have seen previous how a multicellular organism various body parts have specialized in the function they perform। अब बहुत सारे फंक्शन करने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, तो ये सारा थियोरेटिकल चीज़ें हैं। नेक्स्ट है व्हाट क्राइटेरिया डू वी हैव टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। तो उसके लिए आपका पूरा लाइफ प्रोसेस उसके अंदर होना चाहिए। मूवमेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह सारा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सब कुछ होना चाहिए, तब हम डिसाइड करते हैं कि नॉट ओनली मूवमेंट, खाली मूवमेंट से नहीं, बहुत सारी चीज़ें जैसे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारा जो उसके अंदर चल रहा है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इन सब से हमारा पता चलता है कि वो अलाइव है। वॉट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल कौन कौन से चाहिए जो ऑर्गेनिज्म के लिए रिक्वायर्ड है। तो ऑक्सीजन हो गया, जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, ये सब रॉ मटेरियल है। फिर वो अंदर जाकर उसको ब्रेक डाउन करते हैं, जो भी करते हैं वो सारी चीज़ें अंदर जाकर बॉडी में कैसे एक्यूमुलेट होती है। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस चाहिए। तो इसमें न्यूट्रिशन चाहिए, हमें रेस्पिरेशन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेस हमें चाहिए ताकि लाइफ मेंटेन रहे, हमारी लाइफ चलती रहे। तो मेंटेनेंस के लिए आपको सबसे पहले न्यूट्रिशन, बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, फिर वो सांस ले, जिससे कि वो फूड से जो एनर्जी मिली है उसको वो आपके सारे सेल्स तक पहुंच पाए। फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, द प्रोसेस ऑफ कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट, ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, एक्सक्रीशन भी चाहिए ताकि वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते रहें। तो ये सारे प्रोसेसेस होने चाहिए ताकि लाइफ उसकी आगे बढ़ते रहे ऑर्गेनिज्म की। अब न्यूट्रिशन, इसमें न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है, जब कोई भी हम खाना वाना खाते हैं, कुछ भी फूड लेते हैं, तो वो हमारे अंदर उससे एनर्जी आती है, और वो हमें कहाँ से मिलती है, फूड से। तो फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग अपरेंटली एक्टिविटी, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन द स्टेट ऑफ ऑर्डर ऑफ आवर बॉडी। वी ऑल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो। अब हमें ग्रो करने के लिए भी चाहिए बाहर से, हम कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी अंदर जो प्रोसेस चल रही है, हमारी लाइफ प्रोसेस जो चल रही है अंदर, उनके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए जो कि हमें फूड से मिलती है। In order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in our body. This source of energy and material, फूड है जो भी हम खाते हैं, सारी सोर्सेस ऑफ एनर्जी का, सारे कामों का। हाउ डू लिविंग थिंग्स, अब चाहे उसमें दो तरह का मोड है न्यूट्रिशन का भी, एक ऑटोट्रॉफिक मोड है और एक हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है जब प्लांट्स वगैरह अपना खाना खुद से बनाते हैं, जो अपने आप से अपना खाना बना ले, बाहर से उसे ज़रूरत ना पड़े, तो वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है आपका। और जब आप डिपेंड रहते हैं दूसरों पर अपने खाने के लिए, तो वो आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। तो ये आप इक्वेशन देखिए कि हमारा जो है प्लांट किस तरह से खाना बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड लिया उसने और वाटर लिया, और क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट ले ली और उससे उसको ग्लूकोज में बदल दिया, और यहाँ वाटर और वाटर और ऑक्सीजन रिलीज हो गया उसमें से। इतनी चीज़ें किसकी हेल्प से बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल की हेल्प से। जो सनलाइट ली है उसने, हमारा ग्लूकोज बन गया, और वाटर और ऑक्सीजन बन गया। अब यहाँ एक क्रॉस सेक्शन दिखाया है प्लांट, एक लीफ का,
लीफ को काट कर माइक्रोस्कोप से उसका अंदर का दिखाया कि किस तरह से उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब इसमें द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जब लीफ खाना बनाती हैं तो उसमें ये सारी प्रोसेस होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, अब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड किस में रिड्यूस हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स में। तो स्टेप्स नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर इमीडिएटली, ये एक के बाद एक नहीं, दीज स्टेप्स नीड नॉट, ज़रूरी नहीं है एक के बाद दूसरा ले। फॉर एग्जांपल ये स्टेप्स ऐसे ही फॉलो होने ज़रूरी नहीं है। डेजर्ट एग्जांपल लिया, जैसे डेजर्ट एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड रात में ले लेते हैं प्लांट्स एंड प्रिपेयर एन इमीडिएट विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी ऑब्जर्व बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे, और वो कब यूज़ करते हैं उसको, जब डे में सनलाइट आती है। अब यहाँ पर आपको इसका पूरा देख लेना है कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये आपका लेमिना और लीफ ब्लेड होता है, ये लीफ ब्लेड हो गया, ये वेन हो गई, मिडरिब हो गई, ये आपके ये सारे पार्ट्स इसको अच्छे से देख लेना है। वैक्सी कटिकल हो गया, अपर एपिडर्मिस हो गया, क्लोरोप्लास्ट, एयर स्पेसेस, ये सारे इसके पार्ट्स हैं। जब आप लीफ को काट कर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शन है। नाउ वी हैव, अब स्टोमेटा, लीफ के अंदर बहुत छोटे छोटे पोर होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में स्किन में बहुत छोटे छोटे पोर होते हैं, ऐसे लीफ में होते हैं, उनको कहते हैं स्टोमेटा। तो वो स्टोमेटा किस तरह से खुलते हैं, किस तरह से बंद होते हैं, उनका क्या काम होता है। लेट अस स्टडी हाउ प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये आपने 9th में भी देखा होगा। वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा, स्टोमेटा के बारे में बात कर चुके हैं। विच आर टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, लीफ के सरफेस पर। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स, मैसिव मतलब बहुत सारा अमाउंट जो है गैस का वो एक्सचेंज होता है इन पोर के थ्रू। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स द सरफेस ऑफ द स्टेम, रूट, लीव्स एज वेल। ये नहीं है कि सिर्फ लीफ पर ही होता है गैसेस का एक्सचेंज, बाकी पार्ट्स में भी होता है, जैसे रूट में, स्टेम में, लीफ में। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा, इन स्टोमेटा से जब ये खुले रहते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट हो सकता है सनलाइट में। द प्लांट क्लोजेस दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो प्लांट इनको बंद कर देता है अपने पोर्स को, जब इसको फोटोसिंथेसिस नहीं करनी होती है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही एब्जॉर्ब करता है ये इन्वायरमेंट से। जब इसे नई ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये इसको बंद कर देता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, ये कौन संभालता है, गार्ड सेल। ये देखो गार्ड सेल इसमें बनी हुई है, ये संभालती है ओपनिंग क्लोजिंग। तो द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, गार्ड सेल फूल जाती है जब इनमें वो पानी भरता है। कॉजिंग स्टोमेटल पोर टू ओपन, तो इससे पोर जो है खुल जाते हैं और ये स्टोमेटा खुल जाते हैं। सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ गार्ड सेल श्रिंक, जब ये श्रिंक होती है गार्ड सेल, देखो यहाँ फूल हो गई, स्वेल हो गई, फूल गई, और यहाँ पर सिकुड़ गई, तो ये सिकुड़ती है तो बंद हो जाता है स्टोमेटा। तो ये सारा प्रोसेस चलता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट। अब आपका है एक्सपेरिमेंट है ये आपका एक, इसको आप रीड कर लेना। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अब वहाँ ऑटोट्रॉफिक था, जब अपने आप से खाना बनाते हैं प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मतलब इटसेल्फ, अपने आप। हेट्रोट्रॉफिक जब डिपेंड होता है दूसरे पर, जैसे ह्यूमन बीइंग है वो सारे दूसरे पर डिपेंड ही रहते हैं, और ये क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, और प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट्स, वो प्रोड्यूस करते हैं, और ये हेट्रोट्रॉफिक जो होते हैं ये कंज्यूमर होते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, हम भी ऑर्गेनिज्म में आते हैं, वो कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सिंस द food and the way it is obtained differ, the digestive system is different in various organisms, अब सबका खाना अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है,
सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा वगैरह है, साइड में दिखाया गया है। द फूड मे बी टेकन बाय द इंटायर सरफेस, but as the complexity of the organism increases, different parts become specialized to perform different functions. For example, amoeba takes food using temporary finger-like extensions. अब ये देखो, यहाँ अमीबा ये फूड है बाहर, तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड होके फिंगर लाइक एक्सटेंशन बढ़ाकर इसको अंदर ले लेगा। इसको स्यूडोपोडिया, ये जो आउटसाइड होती है, इसकी जो लाइनिंग होती है आउटलाइन, ये स्यूडोपोडिया है। स्यूडो मतलब फॉल्स आउटलाइन। तो ये इसको अंदर ले लेगा। अंदर जाने के बाद इसको फूड अंदर चला गया। फूड जो है वैक्यूल में आ गया है, फूड वैक्यूल बन गया है और इसको डाइजेस्ट करके वो उसको निकाल भी देगा। तो फूड अमीबा टेक्स इन फूड using temporary finger like extension of the cell surface which fuse over the food। वो फूड पे आकर फ्यूज मतलब खुल जाती है और फूड को अंदर ले लेती है, फूड वैक्यूल बना देती है उसके अंदर। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन। फूड वैक्यूल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है वैक्यूल के अंदर सिंपल वंस में, और डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म, विच व्हेन डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म the remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out। undigested जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। पैरामीशियम विच इज ऑल्सो यूनिसेल्यूलर। पैरामीशियम अमीबा यूनिसेल्यूलर है, एक ही सेल है इनके पास। द सेल हैज डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इन एट स्पेसिफिक पॉट। एक स्पेसिफिक स्पॉट से फूड को अंदर लेता है पैरामीशियम, अमीबा की तरह ही होता है। फूड इज मूव्ड in this spot by movement of cilia which covers the entire surface of the cell। इसमें भी परमिशियम का और अमीबा का इन्होंने बता दिया है। अब यूनिसेल्यूलर का बता दिया। मल्टी सेलुलर जैसे ह्यूमन बीइंग है उनका कैसे होता है। तो यहाँ पर जब फूड लेते हैं तो एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब होती है माउथ के अंदर, और एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस, मतलब माउथ से स्टार्ट होकर हमारे जो एंड पॉइंट है वहाँ तक जाती है। वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, वेरियस रीजन्स। अब उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं बीच बीच में। पूरा ये एलिमेंट्री कैनाल हो गया जो हमारा फिगर में आप देख सकते हैं। ये कहाँ से शुरू होता है, माउथ से शुरू होकर आपका कहाँ एंड होता है, जाकर एनस पर, ठीक है, लास्ट पॉइंट पर जाकर ख़त्म होता है, फूड अंदर लेने से लेकर वेस्ट बाहर निकालने तक। अब इसमें डिफरेंट पार्ट्स है हमारे, जैसे हमारे टंग है, फिर यहाँ पर एसोफेगस, ये जो नली है ये है, फिर ये स्टमक है, इसके बाद ये आपका डायफ्रागम होता है, यहाँ पर लंग्स होते हैं दोनों तरफ डायफ्रागम के, गल ब्लैडर है, इसमें बाइल जूस रहता है, और यहाँ पर बाइल डक्ट है, ये लिवर है, पेनक्रियाज है। तो ये हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स है जिन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है, इनका अलग अलग फंक्शन है सबका।